Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 8 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। जो लेक्चर नंबर 8 में जो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आ रहा है वो है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? Member function are a function that operate on the data encapsulated in the class. Member function वो होते हैं जो हमारे डाटा, जो हमारे फंक्शन के जो डाटा इंकैप्सुलेट होते हैं उनको कवर करें। सेकंड पॉइंट है पब्लिक मेंबर फंक्शन आर द इंटरफेस टू द क्लास। जो हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमें इंटरफेस करते हैं क्लास में। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको टर्म में बताऊं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे पास कुछ डाटा वेरिएबल्स होते हैं, डाटा फंक्शन, डाटा मेंबर्स होते हैं, कुछ फंक्शन मेंबर फंक्शन होते हैं। जैसे जब हम क्लास में यहाँ पर हम डिक्लेरेशन करते हैं, जब हम यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन करते हैं तो पब्लिक के अंदर हम कुछ फंक्शन बनाते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं, ये जो हम पब्लिक के अंदर आगे हम कुछ जो फंक्शन बनाते हैं, इनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। इनको हम मेंबर फंक्शन कहेंगे। ओके, ये जो पब्लिक के अंदर ये जो हमने दो फंक्शन बनाए, इंट सम एंड इंट ऐड नेम के, जिनको मैंने मार्कअप किया, ये पब्लिक के अंदर ये जो फंक्शन होते हैं इनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। जबकि उसके बाद है सेकंड टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। इन मेंबर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारे पास दो टाइप्स के, दो वेज होते हैं मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के। जो फर्स्ट वे है वो उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास इनसाइड द क्लास डेफिनेशन व्हेन वी डिफाइन एनी क्लास इन अवर प्रोग्राम। हम किसी भी मेंबर फंक्शन को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के अंदर भी डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का सिंटैक्स होगा। जब अगर हमें कोई टास्क आया है कि इंट सम को, मतलब इंट सम को दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, इंट ए और इंट बी। ए और बी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इनको आपने सम करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये करोगे कि यहाँ पर सबसे पहले इंट सम का एक मजीद वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा सम इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा। जबकि सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ए और बी की कुछ वैल्यू लूंगा यूजर से, तो फिर ही वो सम के अंदर जाके ए प्लस बी करेंगी ना। इस ए प्लस बी करने से मतलब ये जो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया, ये जो इसके तीन स्टेप किए, मतलब सम के अंदर ये मैंने तीन स्टेप किए, इनको मैंने डिफाइन किया। ये होगा हमारे पास इनसाइड मेंबर फंक्शन। मतलब इनसाइड हमने एक प्रोग्राम को, हमने एक फंक्शन को इनसाइड इसको डिफाइन कर दिया। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। जबकि ये इसका बी बी पॉइंट है, we declare member function inside a class definition and declare them in outside the class। इसमें ये कह रहा है कि हम मेंबर फंक्शन को इनसाइड में डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको डिक्लेयर हम आउटसाइड पे जाके करें। मतलब आउटसाइड जाके इसको मजीद डिफाइन करें, जैसे हम इंकैप्सुलेशन से हम कर देते थे। इंकैप्सुलेशन का मैंने CS20 में आपको एक बताया था इसके बारे में। इंकैप्सुलेशन क्या होता है? इंकैप्सुलेशन वो होता है क्लास के अंदर हम क्लास के अंदर जस्ट जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैं अभी करने लगा हूँ। इसको मैं अभी थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कट किया, फिर इंकैप्सुलेशन की हेल्प से इसको मैं आउटसाइड जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा। जैसे इंकैप्सुलेशन क्या होता है? इंकैप्सुलेशन से हम क्या करते हैं? इंकैप्सुलेशन में सबसे पहले जो आपका सेंटेक्स आता है, उस सेंटेक्स के लिहाज से सबसे पहले आपका क्लास नेम, जैसे यहाँ पर मैंने एक, जैसे यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखता हूँ ए, फिर स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप यूज करेंगे। स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपने यूज किया, फिर उसके बाद आप ये जो मेंबर फंक्शन जिसको आपने कॉल करना है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम। ओके, अब मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करता हूँ। ये आपका, इसको आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप करोगे तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये आपका होता है आउटसाइड डाटा। मेंबर फंक्शन को आउटसाइड इसको एग्जीक्यूट करना है।
सबसे पहले हमने इनसाइड ही देखा, इनसाइड कैसे होता है, फिर हमने देखा आउटसाइड। ये दोनों चीज, ये दोनों वेज आप, मैंने आपको प्रैक्टिकली इसका आपको बता दिया। ओके, ये इन्होंने नीचे वही एग्जांपल बताई जैसे मैंने आपको टैब में बताया, ये सेम वही एग्जांपल है। मतलब इनसाइड के अंदर इन्होंने सबसे पहले वो रिटर्न टाइप की फंक्शन नेम किया, फिर उसके अंदर मजीद एग्जांपल के साथ इन्होंने उसके अंदर डिफाइन कर दिया। मैंने क्यों एग्जांपल से आपको सॉल्व बताया था इसका, लेकिन इन्होंने क्यों एग्जांपल से समझाया आपको। सेम चीज है, सेम मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा वे बताया फंक्शन डिफाइन आउटसाइड क्लास। इन्होंने भी यहाँ पे एग्जांपल बताई सिंटैक्स के लिहाज से, तो मैंने भी उसी वे में आपको बताया, लेकिन मेरी एग्जांपल कोई और थी। इन्होंने देखा ये भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से इन्होंने इसको सॉल्व किया। ये बॉक्स इन्होंने थोड़ा सा मिस अरेंज किया। ये स्कोप रेजोल्यूशन आप देखिए, इसके अंदर यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है उसको भी मैंने आपको बता दिया। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है, इससे पहले एक इसका रिटर्न टाइप आता है, रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद आपका जिसको आपने डिफाइन करना है उसका नेम आप यहाँ पे यूज करोगे। ओके, ये में सेम चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी टर्म में बता दी है। ओके, अब इसके बाद है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। इनलाइन फंक्शन इज अ वे यूज बाय कंपाइलर। ये आप इनको बेशक रीड करिएगा मैं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। इनलाइन फंक्शन को हम सेम फंक्शन की तरह इसको यूज करते हैं। इनलाइन फंक्शन हम सेम फंक्शन की तरह इसको कॉल करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इनलाइन फंक्शन का जो इसका सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स के लिहाज से इसका सिंटैक्स ये होगा, इसके साथ हम इनलाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे। मतलब जो भी आपका फंक्शन होगा उसको फंक्शन नेम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन नेम, फिर उसकी ब्रैकेट्स आगे लगा के हम इसको इसको डिफाइन कर देंगे। ये एक जनरल सा फंक्शन नेम है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये फंक्शन ठीक है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन इन लाइन हमने क्यों यूज किया। ये जो इन लाइन है, ये जो हमारा कीवर्ड है, हमने इसको क्यों यूज करना है। जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आप ओनली फंक्शन नेम लिख के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ये कंपाइलर प्रोग्राम को रन करने के लिए थोड़ा सा आपसे टाइम रिक्वायर करेगा। लेकिन जब आप इनलाइन कीवर्ड यूज करोगे तो ये डायरेक्ट आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप क्लास के अंदर इसी फंक्शन को अगर आप क्लास के अंदर इसको आप यूज करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट ही आपका इनलाइन होगा। अगर आप बेशक इसको इनलाइन ना भी लिखो क्लास के अंदर, ये आपका इनलाइन ही होगा, ये आपका डायरेक्ट प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा इंशाल्लाह। तो आपने ये वाली जो सारा पैराग्राफ है इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना। जो मैंने बताया इसमें सेम यही चीज है, इसमें कोई और मजीद कोई बात नहीं है। आपने इनको एक अच्छे से इसको रीड कर लेना है। ओके, इनलाइन फंक्शन की ये थोड़ी सी एग्जांपल बताई हुई है। जैसे इन्होंने इनलाइन यहाँ पे यूज किया, इनलाइन वर्ल्ड आपने इन्होंने यूज किया, फिर ये डायरेक्ट आपका ये प्रोग्राम इससे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनलाइन का और मजीद इसके बारे में कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका यही इसका मेन पर्पज है। इसके बारे में यहाँ पे देख ले, लेकिन इन्होंने क्या बताया, दी फंक्शन डिफाइन इनसाइड ए क्लास आर बाय डिफाइन इनलाइन। जब इनलाइन फंक्शन को हम क्लास के अंदर ही यूज करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन ही कंसीडर किया जाता है। इन केस वी डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास, देन वी मस्ट यूज द कीवर्ड इनलाइन। जब हम किसी फंक्शन को क्लास के आउटसाइड में, किसी क्लास के बाहर हम यूज करें, तो उसके लिए हम इनलाइन यूज करेंगे। जैसे मैंने ये जो मैंने इंट मेन की बॉडी में यहाँ पर मैं इनलाइन लिखता हूँ, ये आउटसाइड, ये क्लास की आउटसाइड है। ये क्योंकि क्लास को ऊपर है ना, ये क्लास वाली ऊपर, ये मैंने बनाया है इसको ऊपर, ये क्लास वाली क्लास मैंने बनाई हुई है। तो ये जो आपकी आउटसाइड क्लास है, तो इसके लिए यह आउटसाइड क्लास में यूज करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप इनलाइन यूज करें। ये आपकी बेस्ट अप्रोच होती है एक अच्छे प्रोग्रामर्स की। ओके,
उसके बाद देख लेकिन how our compiler decide whether it will implement these function code as inline or not। तो इस बार ये कंपाइलर की अपनी अप्रोच होती है, तो वो कोड को इनलाइन कंसीडर करता है या नहीं, ये कंपाइलर की हमेशा अपनी अप्रोच होती है। ये भी इन्होंने वही एग्जांपल बताई है जो ऑलरेडी मैंने आपको डेमो थोड़ी सी समझा दी इसकी। ये एग्जांपल की आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, इन्होंने स्कोप रेजोल्यूशन से ये प्रोग्राम को बाहर यूज़ किया है। जब इन्होंने क्लास के बाहर यूज़ किया तो देखें इन्होंने इनलाइन वर्ड यूज़ किया है। इन्होंने इनलाइन वर्ड यूज़ किया जब इन्होंने क्लास के बाहर यूज़ किया, क्योंकि क्लास वाला जो सिंटैक्स का वो तो यहाँ से खत्म हो गया, फिर ये आउटसाइड क्लास आ गया। तो आउटसाइड क्लास यूज़ करने के लिए आप इनलाइन करें। ये सेम चीज़ है, जब आप आउटसाइड करते हैं तो आप इनलाइन वर्ड यूज़ कर लें, बस ओनली इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के ये सारी थ्योरी, लेकिन मैं आई थिंक सो मुझे ना डेव में समझाने को, डेव में आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। आप आप जितनी कोशिश करेगा, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे डेव पे, उतनी ही आपकी ये प्रोग्रामिंग स्किल ज़्यादा बेस्ट होगी। अगर आप डेव में आप इसकी प्रैक्टिस नहीं ना कर सकते तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं बन सके। तो एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए आपकी सबसे पहले यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप डेव के अंदर जितनी आपसे साथ हो सकती है, जितनी आप अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, आप डेव पे इसकी कोडिंग करें। ओके, अच्छा अब मैं बताने लगा हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या, अब वो देखिए, जैसे ये क्लास है, क्लास हमने क्लास बनाई, क्लास ए नेम की क्लास बनाई, ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये पब्लिक के अंदर हम अब इसको कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जैसे आपके जेहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमने इंट ए किया, इनको डिक्लेयर किया। अब अगर हमने इनको इनिशियलाइज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अगर यहाँ पर आप इनको इनिशियलाइज करोगे तो ये जो क्लास का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका रॉन्ग हो जाए, ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ये आप कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर हमने ये ए वाली वेरिएबल, ये जो ए वाली वेरिएबल है, अगर हमने इसको वैल्यू देनी है, कोई भी वैल्यू देनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करना होगा, जो कि कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस ये होता है, जो वेरिएबल को जो डिक्लेयर करोगे आप उसको इनिशियलाइज कर सको। जैसे मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स वो होता है, ये होता है, जो आपका क्लास नेम होगा, क्लास नेम यहाँ पे क्या है, जो आपका क्लास नेम होगा आप सबसे पहले उसको यूज करोगे, फिर ब्रैकेट्स यूज करोगे, फिर उसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज करोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे ए, क्योंकि अब आपने इसको इनिशियलाइज करना है ना, ये ए वाला वेरिएबल इसको आपने इनिशियलाइज करना है ना, तो आप यहाँ पे ए लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे 8। आप इसको ऐसे कर दोगे, ये आपका सिंपल सिंपल आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम को रन करके बताऊं, तो मैं इसका सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास नेम ए है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, F11 से कंपाइल एंड रन किया, तो इसको एग्जीक्यूट किया, तो चेक कर लेते हैं इसका क्या आता है। देखें, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया। प्रॉपर आंसर अब हमने अगर चेक करना है ये 8 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट ए। 8 क्यों लिखूंगा, ए के अंदर 8 की वैल्यू, हम चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोग्राम ए के अंदर 8 की वैल्यू आई है या नहीं। इसको मैं अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो चेक कर लेते हैं इसको क्या इसका आता है। F11 से कंपाइल रन के देखें ये 8 आ गया, मतलब आपका कंस्ट्रक्टर बिल्कुल अच्छे से आपका एग्जीक्यूट हो गया। ओके, ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर के बारे में यही मेन सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। सेम वही चीज़ है, इसमें कोई एक मुश्किल कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये मैं आपको थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम। जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्टर और फंक्शन नेम क्लास नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे
हम फंक्शन में सबसे पहले एक रिटर्न टाइप लिखते थे, इंट सम, इंट ऐड, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर इसके साथ हम इंट यूज नहीं करेंगे। अगर आप इंट यूज करोगे तो ये आपका एरर है। जैसे मैंने इसको रन किया और ये एरर आ गया, तो इस तरह आपने इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव रिटर्न, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स। कंस्ट्रक्टर आपके हमेशा पब्लिक मेंबर्स होते हैं। पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं, ये देखें, ये इस कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक ब्लॉक के अंदर यूज किया ना, ये पब्लिक ब्लॉक के अंदर, तो ये आपका पब्लिक मेंबर्स होगा। इसको ना आप प्राइवेट के अंदर यूज कर सकते हो, ना आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स में यूज कर। जैसे मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोटेक्टेड भी एक ब्लॉक होता है, तो उसमें भी हम यूज नहीं कर सकते। इस कंस्ट्रक्टर को हम हमेशा पब्लिक के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इन्होंने ये एग्जाम्पल बनाई हुई, ये सेम एग्जाम्पल वही चीज है जैसे मैंने आपको पहले आपको समझा दी है। उसके बाद देखते हैं नीचे कौन से टॉपिक आ रहे हैं। इसके बाद है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आप देखें, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर आर विद ऑल पैरामीटर्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज। वो कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर्स के बगैर हो, मतलब इसमें कोई पैरामीटर्स पास ना की जाए। जैसे हमने यहाँ में कोई पैरामीटर्स पास नहीं की, मतलब ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसके अंदर कोई पैरामीटर्स पास नहीं की, ये आपका एक बाय डिफॉल्ट आपका ये कंस्ट्रक्टर है। If you do not define a default constructor, the compiler will generate a default constructor. अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को किसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप इसको डिफाइन ना भी करो, तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल बताऊं, अगर मैं इसको यहाँ से इसको रन का इसको ना थोड़ा सा अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर दूं, तो आपका बाय डिफॉल्ट ये जो ए की वेरिएबल होगी, ये जो ए वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। जीरो भी एक वैल्यू होती है। जीरो ऐसा नहीं कि जीरो की कोई हैसियत नहीं है, जीरो की भी एक हैसियत, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ए की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है जो वेरिएबल होते हैं इनको कोई वैल्यू दीजिए, इनको इनिशियलाइज किया जाए। तो देखिए ए की वैल्यू जीरो होगी ना बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट वो होता है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये बैकएंड में खुद ही ऑटोमेटिकली हो गए, तो ये इसको हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी जीरो ही। अगर मैं इसको देखूं, ये सम वाला जो मैंने इसको वेरिएबल बनाया है, इसकी भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है। ओके, उसके बाद है कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट ऑपरेटर इस कार इम्प्लिसिट। जो कंपाइलर जनरेट करता है कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट, उसको इम्प्लिसिट कहते हैं, जबकि यूजर रिटर्न डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि यूजर रिटर्न डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ये कंपाइलर ने खुद ए की वैल्यू जीरो दी है बाय डिफॉल्ट, खुद ही ऑटोमेटिकली इसकी बैकएंड ने इसकी खुद ही वैल्यू इसको जीरो दी, तो ये इम्प्लिसिट होगा। लेकिन जब हम अगर मैं इसको कमेंट्स को खत्म करूं, जब हमने इसको ए की वैल्यू 8 दी, हम यूजर हैं, हमने खुद इसको ए की वैल्यू 8 की, तो ये एक एक्सप्लिसिट होगा। जो बाय डिफॉल्ट के वो इम्प्लिसिट होगा, जबकि यूजर जब इसको वैल्यू देगा तो ये एक्सप्लिसिट होगा। ओके, इसके बाद है दिस कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। सो इस तरह ये जो कंपाइलर होगा ये वैल्यूज को खुद बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी सेम है, इसको भी आपने अच्छे से एक दफा रीड कर लेना। तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं, सेम एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट नो कंस्ट्रक्टर, यहाँ भी इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो ये रोल नंबर की ये जो वैल्यू होगी ये आपकी जीरो होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखें, कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस कॉल्ड इम्प्लिसिट। जो कंपाइलर जनरेट करता है कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट खुद ही वो इम्प्लिसिट होता है, जबकि यूजर रिटर्न डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो यूजर रिटर्न डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और जो जिसको हमें जब हमें यूजर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो एक्सप्लिसिट होता है। मेन चीज सेम चीज है, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब न्यू टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है उसको देखने, we can write constructor with parameter as well. These parameter are used to initialize the data members with the user supply data.
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर मैं आपको सिंपल सा आपको इसका बताऊं ना एक सिंपल वे में, तो जब हमें काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक ही क्लास के अंदर, जब हम काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर मैं इसको इसी चीज को अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊँ थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, देखिए यहाँ पर हमने ए की वैल्यू की 8, ये आपका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इसके बाद एक और मैं कोई कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ए, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम से यूज बनाते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंट एक्स अगर मैं लिखूँ, तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इसी वैल्यू को यहाँ से मैं रिसीव करूँ इंट एक्स से पैरामीटर से, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट वन को। ऑब्जेक्ट वन के अंदर कोई मैं वैल्यू पास करता हूँ 12, तो सॉरी इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ शो नेम का। इन शो नेम का एक फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे, जिसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को कॉल करूंगा। जैसे मैंने यहाँ से y की वैल्यू को कॉल की, अब ये क्या कैसे होगा ये देखें। ऑब्जेक्ट वन के अंदर की वैल्यू क्या है 12, ऑब्जेक्ट वन के अंदर वैल्यू क्या है 12, ये 12 इसको जाएगी, इस x को, इस x के अंदर वैल्यू जाएगी, और इस x की वैल्यू यहाँ से आएगी, और ये x वाली जो वैल्यू होगी ये इस y को साइन हो जाएगी। तो फिर हमने इन्हें सी आउट से नीचे y को नीचे कॉल कर लिया। तो अब मैं इसको इसी शो को नीचे कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट शो। तो इसको रन करते हैं तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर आएगा। इसका हमेशा आंसर 12 आएगा, लेकिन इसमें कोई एरर है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है इसमें। अगर मैं इसको इंट एक्स को जैसे हमने यहाँ से किया, इंट एक्स को हमने यहाँ से किया, तो फिर इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एरर हो गया। क्या इसमें वाई, इसमें एरर क्या है, वाई वाज नॉट डिक्लेयरिंग, इसको मतलब वाई इसमें डिक्लेयर ही नहीं, क्यों नहीं डिक्लेयर, हमने इसको यहाँ से बाई चांस इसको हमने यहाँ से इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। यहाँ से मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट वाई। अब अगेन इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। कंपाइल एंड रन किया तो देखें इसमें आंसर 12 आ गया, मतलब ये आपका, ये जो आपका होगा ये आपका ऑपरेटर ओवरलोड होगा। देखिए सेम नेम के हमने बनाई है ना, सेम नेम की, तो ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। मतलब सेम नेम की आपने काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लिए। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ, सी आउट करके अगर मैं आप इस ए से भी करूँ, तो ये ए वाली वैल्यू भी, ये भी जो वैल्यू ये भी आपकी कॉल हो जाएगी। तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें मैंने इसमें एक सिंगल पैरामीटर से मैंने आपको समझाया है। तो इसके साथ आप मजीद 2 3 4 5 जितने भी आपकी चॉइस, आप पैरामीटर्स लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, ये इन्होंने यही बताया, इसमें 2 पैरामीटर्स है, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की हेल्प से इन्होंने मजीद क्वेश्चन को इलाबोरेट किया। ये सेम वही एग्जांपल है, लेकिन असल में टाइम शॉर्ट है, वो वीडियो शायद ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इस स्टूडेंट्स ये जो नीचे जो टॉपिक्स हैं ये वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड इसके अलावा नीचे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस लेंथी है तो इसलिए इनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इसी यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।